हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक इसके पहले वाली वीडियोस में, वन शॉट वीडियो में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ हमने नॉर्मल प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लिया था, टोकन्स देख लिया था, राइट, टोकन्स देख लिया था पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हमने जो है वो नॉर्मल प्रोग्राम्स क्या कैसे लिखे जाते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ये सब देख लिया था। और आज जो इस तीसरी वीडियो, मतलब अगर हम बात करें कि इसके पहले हमने क्या क्या कर लिया है, तो जो सबसे पहला काम हमने किया था वो हमने सी का इंट्रोडक्शन। देखिए, हम वन शॉट की सीरीज चल रही है, दिस इज वन शॉट सीरीज, और इस वन शॉट सीरीज में सबसे पहले हमने सी का इंट्रोडक्शन कर लिया था, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही जो है हमने सी के बारे में बहुत सारी चीजें और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो टोकन्स होती है वो टोकन पढ़ लिया था। दूसरे वीडियो में, दूसरे वन शॉट वीडियो में हमने जो है सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ ही साथ हमने प्रोग्राम्स भी लिख लिए थे और हमने ये जान लिया था कि कैसे सी में प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। और आज जो ये हमारी थर्ड वीडियो है सीक्वेंस में, उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे व्हाट, we are going to start today control statement, and control statement is considered to be as one of the most important concept of any programming language, right? So आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट का डेफिनेशन वगैरह हम जानेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कहां पे इसका यूज होता है। और बेसिकली ब्रॉडली अगर हम देखें तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट फर्स्ट होता है, और इस सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, तो पहला जो आता है वो आता है इफ, और दूसरा जो आता है वो आता है स्विच, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, और उसके अंदर जो हमारे पास आता है वो आता है गो टू, ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू, ये तीन चीजें आती है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। और तीसरा और आखिरी को हम कहते हैं वो कहलाता है हमारा लूपिंग या इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग या इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CS, और इसके अंदर हमारे पास आता है व्हाइल लूप, हमारे पास इसके अंदर आता है फॉर लूप, और हमारे पास इसके अंदर आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये वन शॉट की सीरीज चल रही है, आपको पता है, ठीक है। और वन शॉट की सीरीज में जो है वो हम आज जो करेंगे वो हम ये देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, और कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आने वाले एक सेक्शन को जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम जंप कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेंगे, और अगली वीडियो में हम लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन शॉट, कि एक बार में पूरा एक जो है वो पूरा का पूरा एक बेस ही आपको क्लियर हो जाता है, पूरा एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट और सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा, जो हमारा फर्स्ट वर्क है वो ये जानना होगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है, व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि जो सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक इसके पहले वाली वीडियो की अगर हम बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सी के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, दैट इज वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं वो पहला स्टेटमेंट पहली बार, फिर अगला स्टेटमेंट, फिर अगला स्टेटमेंट, फिर अगला स्टेटमेंट, फिर अगला स्टेटमेंट, यानी कि जिस ऑर्डर में आपने लिखा है एग्जैक्टली सेम उसी ऑर्डर में हमारा जो है सी जो है वो क्या करता है, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं हम लोग, टॉप डाउन अप्रोच। यानी कि हम सी के प्रोग्राम में जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट लिखेंगे उसी सीक्वेंस में हमारा सी जो होता है वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, 4 एंड देन व्हाट 5। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है। नाउ अब कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस सिचुएशन की वजह से हम चाहते हैं कि एक नंबर तो एग्जीक्यूट हो, दो नंबर एग्जीक्यूट हो, लेकिन तीसरा या चौथा में से कोई एक हो, बेस्ड ऑन अ कंडीशन। यानी कि तीसरा लाइन भी आपके पास है, चौथा लाइन भी आपके पास है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि या तो 3 हो या तो 4 हो, और वो किसके बेस पे चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन अ कंडीशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंट्रोल स्टेटमेंट।
यानी कि आप स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अभी तक क्या जाना कि आप वन बाय वन क्या करते हैं, सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भैया जो ये मुझे थर्ड और फोर्थ में से कोई एक एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, या आप कह रहे हैं कि भैया ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को 10 टाइम्स लगातार एग्जीक्यूट करो। अरे बस समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो उसी के बेस पे कंट्रोल स्टेटमेंट का डेफिनेशन बनता है। वो क्या बनता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स को जो यूज किया जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। किस चीज को, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी ठीक है, यानी कि किसी एक प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, फ्लो क्या होता है, टॉप टू बॉटम की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। आप उसको क्या करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। तो इफ यू वांट टू कंट्रोल दैट वी यूज व्हाट, कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि आप सी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सी में है, आपको सी प्लस प्लस में भी मिलेगा, ये आपको जावा में भी मिलेगा, आपको ये पाइथन में भी मिलेगा। मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद करके हम क्या करते हैं, हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बैकबोन कहलाता है। बेसिकली जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करके रखा हुआ है। तो यहां पे हम लिखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो हम सबसे पहले जो 3 पार्ट्स आपको बता रहे हैं, सबसे पहले पार्ट हम लोग कहते हैं, यही सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। वी टेल इट एज व्हाट, सिलेक्शन, SELECTI, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, जो दूसरा है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, और जो तीसरा है उसको हम लोग कहते हैं लूपिंग या इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्लैश इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी कि पूरे कंट्रोल स्टेटमेंट को, यानी कि अगर हम स्टेटमेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 वेज है, और इन 3 वेज में जो है सिलेक्शन कंट्रोल के अंदर हम लोग को क्या आता है, इसके अंदर हमें इफ आता है, इसके अंदर हमें हमारे पास क्या आता है, स्विच आता है। ठीक है, ये 2 चीजें आती हैं। वैसे ही जो है वो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है, तो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास गो टू आता है, हमारे पास ब्रेक आता है, और हमारे पास क्या आता है, कंटिन्यू आता है। ये 3 चीजें आती हैं ब्रेक स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत। और लूपिंग के अंदर क्या आता है, तो लूपिंग के अंदर व्हाइल लूप आता है हमारे पास फिर डू व्हाइल लूप आता है, और हमारे पास क्या आता है, फॉर लूप आता है। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम आज जो करने वाले हैं वो हम ये वाला सेक्शन करने वाले हैं, दैट मींस सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हम आज ही इसी एक वीडियो में इफ को भी खत्म कर लेंगे, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, और साथ ही साथ हम स्विच को भी क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। गॉट इट। तो अब हमें जो जानना है, अब हम यहां जान गए कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। का मतलब ये हुआ कि अब हम जो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, वो एग्जीक्यूशन हम सीक्वेंस में जाने के बजाय अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे कि भैया 3 और 4 दोनों है, 3 एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या 4 एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बेस्ड अपॉन पार्टिकुलर कंडीशन। किसी कंडीशन के बेस पे आप ये तय करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड मोर स्पेसिफिकली अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। देखिए सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, तो सिलेक्शन नाम से क्लियर है। जैसे आप एग्जाम देते हो, तो मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया, तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो आप सिलेक्शन के लिए जाते हो कि भैया मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खूब पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, खूब सारी मेहनत कर रहे हो, खूब सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो फिर आप कहोगे हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास आपके जो है प्रोग्राम में 3, 4, 5, 10, 20, 100 जितने भी वो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा,
कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये आप सिलेक्ट करते हो, और वो सिलेक्शन किसके बेस पे होता है? वो सिलेक्शन होता है बेस्ड अपॉन अ कंडीशन, और उस कंडीशन को लगाने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। चाहे इफ लगा लो, चाहे आप क्या कर लो, स्विच लगा लो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है कि देखो, अगर हम पढ़े तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा पहला वाला मिला हमें, वो क्या मिला? सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके बाद जो है वो जो हमारा इसके अंदर हमें जो मिलेगा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इफ के बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे? वैसे आप लोग बहुत बोलोगे सर इफ का आई कैपिटल क्यों लिख दिया? चलिए इसमें स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले हम इसमें इफ पढ़ेंगे, और इफ के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इफ के बाद हम पढ़ेंगे स्विच। तो इफ का डेफिनेशन क्या कहता है? सबसे पहले देखो, इफ का मतलब ही होता है अगर। व्हाट इज द मीनिंग? अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें कि इफ का क्या मतलब होता है, तो इफ का मतलब होता है अगर। तो अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तभी आप मेरे YouTube चैनल पे रहोगे, लाइक करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे। तो अगर हो गया, यानी लाइक करोगे या नहीं करोगे, किस चीज पे बेस्ड हो गया? बेस्ड हो गया कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव है नहीं है। तो इफ वीडियो इज गुड, लाइक, एल्स डू नॉट लाइक। यही है ना? इफ वीडियो इज गुड, सब्सक्राइब, अदरवाइज नॉट सब्सक्राइब। राइट? इफ वीडियो इज गुड, कीप वॉचिंग द वीडियो, एल्स फाइंड न्यू वीडियो। है ना? अगर वीडियो अच्छी है तो देखते रहो, इसको आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर वीडियो को बंद करो। तो कहने का मतलब क्या है? दीज ऑल आर बेस्ड ऑन व्हाट? दीज ऑल आर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। क्योंकि लाइक करो और लाइक नहीं करो, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे पास हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन दोनों एग्जीक्यूट थोड़ा ना करेंगे कि लाइक करो भी और लाइक नहीं भी करो। क्या एग्जीक्यूट करेगा? इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट करेगा कि हाँ लाइक कर दो, लाइक नहीं करो। बेस्ड अपॉन व्हाट? कि कंटेंट कैसा है? कंटेंट अच्छा है तो लाइक कर दो, कंटेंट अच्छा नहीं है तो लाइक नहीं करो। ठीक है, तो इफ क्या होता है? इफ के बारे में क्या कहता है कि इफ इज अ बाई डायरेक्शनल। अब ये चीज समझिएगा, ये बाई डायरेक्शनल क्या होता है? इफ इज अ बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी ये क्या होता है? ये एक बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बाई का मतलब, बाई मतलब होता है टू। बाई का मतलब क्या है? टू। इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं। कौन सा डायरेक्शन हो सकता है? एक डायरेक्शन हो सकता है ट्रू का डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जब कंडीशन ट्रू हो, और एक डायरेक्शन क्या हो सकता है? फॉल्स का डायरेक्शन, यानी कि जब कंडीशन क्या हो हमारा? फॉल्स हो। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो वो ट्रू वाला डायरेक्शन हो गया, जब कंडीशन फॉल्स होगा वो कौन सा डायरेक्शन हो गया? फॉल्स वाला डायरेक्शन हो गया। है ना? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शन। इन दो दिशाओं में ही जा सकता है। ठीक है, इट चेक्स द कंडीशन, यानी ये क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है। इट चेक्स द कंडीशन, यानी ये कंडीशन को चेक करता है, कॉमा, इफ द कंडीशन इज फाउंड ट्रू। इफ द कंडीशन, यानी जो कंडीशन है, इज फाउंड ट्रू, यानी कि कंडीशन क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। ठीक है, इट एग्जीक्यूट्स सम स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट्स, यानी ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है सम स्टेटमेंट्स। ब्रैकेट में, यानी कि एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? कि एक तो केस आपने देख लिया कि जब कंडीशन ट्रू हो, यानी कि इफ द कंडीशन इज फाउंड ट्रू, यानी जब कंडीशन ट्रू हो तो कुछ एग्जीक्यूट करता है। अदरवाइज का मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो, अदरवाइज सम अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सम अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, अदरवाइज कुछ दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो मतलब ट्रू रहने के केस में क्या करना है ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। फॉल्स रहने के केस में क्या, मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इफ स्टेटमेंट। अब हम आते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में ना। सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल रूल, है ना। तो वैसे ही यहां पे भी इफ का हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ग्रामेटिकल रूल ऑफ व्हाट? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को अगर आपको यूज करना है तो कौन कौन से सिंटैक्सेस है, कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीके से आप यूज कर सकते हो, है ना बच्चा। तो देखो, इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सिंटैक्सेस है। वी हैव अ लॉट्स ऑफ सिंटैक्सेस, बहुत सारे, एक दो नहीं है, बहुत सारे सिंटैक्सेस है। ठीक है, अब उन बहुत सारे सिंटैक्सेस को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सिंटैक्स है हमारे पास वो होता है इफ, ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया क्या? कंडीशन। ठीक है, अब इस कंडीशन से अगर एक स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ, कंट्रोल स्टेटमेंट में बहुत कुछ आएगा, इफ, स्विच, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट। किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ
अगर आप कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ अगर आप कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं करते हैं तो उसके बाद का एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कंपाइलर सी का अपने साथ समझता है, मतलब ये स्टेटमेंट इस इफ के साथ ही है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट पे ही लागू होता है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, जैसे इफ और मैंने दिया कंडीशन, मैं चाहता हूं इस कंडीशन के ट्रू रहने पे बहुत सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो फिर मुझे ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करना पड़ेगा और इस कर्ली ब्रेसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल होता है कि एक स्टेटमेंट तो मान लेगा कंपाइलर की आपके उस कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ है, लेकिन मल्टीपल के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ थर्ड जो होता है वो क्या होता है, ये तो देखो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है कि अगर सही है तो क्या हो, गलत के लिए तो हमने कुछ बताया नहीं, तो हमारा जो थर्ड है वो वही है। व्हाट इज द थर्ड सिंटैक्स कि इफ अगर हम यहां पे क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। यानी कि इफ अगर ये ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली साथ में समझा जाएगा इसके, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स में आएगा, और एल्स का मतलब नहीं तो, इफ का मतलब होता है अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो। तो ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज फाउंड ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब एल्स में क्या एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब इस कंडीशन के फॉल्स रहने पे एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से वही बात आ गई कि चूंकि ये एक स्टेटमेंट था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल कंडीशंस की तो हम क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट में क्या देंगे, हम कंडीशन देंगे। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, इसमें जितने भी आपको स्टेटमेंट देने हैं उतने स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, 1, 1000, 1 लाख, और ये बंद कीजिए। फिर एल्स में जाइए और एल्स में भी जितने भी आपको कंडीशन देने हैं, एक दिन मतलब एक स्टेटमेंट देने हैं, वो एक स्टेटमेंट देने हैं या 1000 स्टेटमेंट देने हैं, वो आपकी मर्जी होती है। तो इफ के साथ अगर एक देना हो तो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं होती है, देखिए नहीं दिया ना मैंने। लेकिन अगर आपको इफ के साथ मल्टीपल कंडीशंस को देना, मल्टीपल स्टेटमेंट देने हैं, इफ के साथ तो कंडीशन एक ही है, अगर आप इसके ट्रू रहने पे बहुत सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कर्ली ब्रेसेस को ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना पड़ेगा। एल्स में भी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जब एक स्टेटमेंट है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना ही पड़ेगा। इवन 2 पे भी कर्ली ब्रेसेस आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये है, और भी क्या और भी होते हैं जी, बिल्कुल। ये तो 1, 2, 3, 4 हो गए। आइए हम पांचवा सिंटैक्स देखते हैं। सबसे नेक्स्ट सिंटैक्स क्या है कि इफ अगर, और ब्रैकेट में हमने यहां क्या दिया, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट गलत हो, हमें ये कंडीशन गलत हो और मेरे पास और भी 2-4 कंडीशंस हैं, और भी 2-4 कंडीशंस हैं, ठीक है, कि जो है वो भी ट्रू हो सकते हैं। तो मैं उसको एल्स इफ से लगाता हूं। एल्स मतलब अगर ये कंडीशन गलत है तो यहां आओ और यहां आके इफ, यानी फिर से यहां आके ये कंडीशन चेक करो, यहां आके फिर से ये कंडीशन चेक करो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। फिर से एल्स इफ, अगर ये कंडीशन देखो ये गलत है तो इस एल्स पे आके ये चेक किया, अगर ये भी गलत है तो एल्स पे आके ये चेक करेगा इफ कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीपल कंडीशंस को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंपोज कर सकते हैं। और अगर ये भी फॉल्स है तो यहां आया, ये भी फॉल्स है तो यहां आया, और अगर ये भी फॉल्स है तो लास्ट में जो एल्स में आप दोगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि एक तरह से ये ना स्टेप वाइज प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, स्टेप क्रिएट हो रहा है। क्या स्टेप क्रिएट हो रहा है कि अगर ये ट्रू था तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं, किसी भी एल्स को चेक नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में एसोसिएटेड है, ऑल ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। यानी ये कंडीशन अगर ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अब देखो यहां पे मैंने एक दिया है, आप मल्टीपल देने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन करके और ये दे देना, ये आप इतने तो अब इंटेलिजेंट हो ही है, चलो मैं कर ही देता हूं। मतलब अगर मैं बोलूं कि मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो क्या करोगे आप, तो यहां पे इफ है, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो उस केस में ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। एल्स इफ नहीं तो फिर से दूसरा कंडीशन आप चेक कर रहे हो, दूसरे कंडीशन में जो है आप क्या कर रहे हो, फिर से मल्टीपल स्टेटमेंट है तो मल्टीपल स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर ये भी सही नहीं है तो लास्ट में आके एल्स में जो है वो आप भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो मतलब क्या है कि जो चीज सिंगल स्टेटमेंट के लिए है वो मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए बस कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्या कर देना होता है, क्लोज कर देना होता है। सो नाउ
कहने का मतलब अब मैं क्या समझा रहा था कि देखो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके एल्स अब इसके बाद आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एल्स पे कब जाता है? एल्स पे तब जाता है जब ये इफ हमारा क्या हो, गलत हो। तो ये जब इफ सही मिल गया तो एल्स पे जाएगा नहीं। अब जब ये गलत मिलेगा तो फिर यहां एल्स पे आएगा, फिर एल्स लाके देखा यहां पे भी इफ लगा हुआ है, तो अब इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू मिल गया तो ये यही इसको एग्जीक्यूट कर देगा, आगे फिर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब जब ये भी गलत मिला तो यहां आया, ये भी गलत मिलेगा तब यहां आएगा और चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो लास्ट में आके एल्स में क्या करेगा, यहीं पे ये एग्जीक्यूशन कर देगा। इसका मतलब ये है कि एल्स में लिखी हुई चीजें तब एग्जीक्यूट होती हैं जब सारे के सारे ऊपर के कंडीशंस क्या होते हैं, गलत होते हैं। गॉट इट? तो दिस इज द सिंटैक्सेस, दीज आर द सिंटैक्सेस, ये सारे सिंटैक्सेस हैं जिसका यूज करके हम इफ की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब थियोरेटिकली और सिंटैक्टिकली तो हम जान गए कि भाई यहाँ इफ क्या होता है, इसके सिंटैक्सेस क्या होते हैं। अब जो क्वेश्चन ये होता है कि एक इसी पे कॉन्सेप्ट आता है एल्सिफ लैडर। एल्सिफ लैडर मतलब सीढ़ी, ऐसे ही चलते चले जाइए, इफ एल्सिफ 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 एल्स, उसी को हम 3-4 जैसे मैंने एक इफ, अगर देखो एक कॉन्सेप्ट जान जाओ, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया यहां तक। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एल्सिफ लैडर, इफ एल्स लैडर, इफ एल्स लैडर, इफ एल्स लैडर, LADDER। ठीक है, सीढ़ी कहते हैं इसको। देखो इफ अगर ये कंडीशन सही है, इफ कंडीशन, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करो। एल्स इफ अगर वो भी ट्रू नहीं है तो ये वाला कंडीशन चेक करो कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करो। एल्स इफ, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल एल्स इफ आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एल्स इफ लैडर। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एल्स इफ लैडर। ठीक है, इफ एल्स लैडर, एल्स इफ लैडर, जो भी कह लो। अब ये सब स्टेटमेंट जो है, एक चीज आप ध्यान दो, इन सब में आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन होता है। देखिए यहां दिया, यहां दिया, यहां दिया, हर जगह सेमीकोलन दिया है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है उसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया कि जो है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है उसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता है। अब नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कि क्यों नहीं होता है? तो इसलिए क्योंकि सेमीकोलन ये बताता है कि वो स्टेटमेंट वहीं खत्म हो गया। सेमीकोलन क्या बताता है कि वो स्टेटमेंट वहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हमारा इफ जो है वो यहीं स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां इस कंडीशन में तो स्टार्ट होगा। अगर हम यहीं पे सेमीकोलन देंगे तो ये इफ तो ही खत्म हो जाएगा, जबकि इस इफ को हमें आगे तक कंटिन्यू करना है। ये सारे इफ के पार्ट हैं, इसीलिए हम किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन नहीं देते। आप देखिए इफ के बाद कहीं भी नहीं है, एल्स इफ में भी कहीं नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा कि किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं होता है। सिर्फ एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसमें सेमीकोलन होता है, दैट इज व्हाट, डू व्हाइल लूप। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर इफ के बारे में बहुत सारी चीजें। थियोरेटिकली हमने इफ को कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट इज देयर, अब हमारे पास प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, सो वी कैन गो फॉर एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, लेकिन हम आपको जो कराएंगे दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, और उसको हम थियोरेटिकली भी करा देंगे और प्रैक्टिकली भी करा देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। जैसे अभी तो थ्योरी चलेगा, और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको उन सारे प्रोग्राम्स को जो बोर्ड पे कराएंगे, अभी आपको वो सारे प्रोग्राम प्रैक्टिकली भी करके बता देंगे, ताकि बहुत बच्चे कहते हैं सर वो रन नहीं कर रहा है, प्रोग्राम एरर दे रहा है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग जो है वो उसको नहीं समझ पाते हो। तो चलिए हम उसको आपको वो भी हम आपको करके दिखा देंगे। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन पे। बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन सबसे बेसिक प्रोग्राम देखिए, क्वेश्चंस करते चले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन, टू चेक अ नंबर इज ऑड स्लैश इवन। यानी कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि एक दिया गया नंबर जो है वो ऑड नंबर है या वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, एक दिया गया नंबर, वेदर दैट नंबर इज व्हाट, इवन और ऑड। तो देखो इवन और ऑड की अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है बताओ, इवन नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर होता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, राइट। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर इज वन दैट इज डिविजिबल बाय 2 से जो डिविजिबल होता है, यानी कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो गया पूरी तरह से, उसको इवन कहते हैं। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर int main, गॉट इट।
और इसके बाद हम इंटीजर टाइप का हम एक ए ले लेते हैं, क्योंकि एक नंबर हमें इनपुट लेना पड़ेगा ना। जब देखो क्वेश्चन के हिसाब से आपको तय करना है कि इनपुट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी इनपुट। तो अगर हमें चेक करना है कोई एक दिया गया नंबर जो है वो क्या इवन है या नहीं है, इवन या ऑड है, तो पहले आपको उस एक नंबर की एंट्री तो लेनी पड़ेगी ना। तो हमने इंट ए किया, ठीक है। अब हमने स्क्रीन के सामने प्रिंट किया, स्क्रीन पे printf /n न्यू लाइन में एंटर नंबर टू चेक, यानी वो नंबर दो जो आप चेक करना चाहते हो कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। अब इसको हम लोग कहां रीड कर लेंगे, तो आपको पढ़ाया था मैंने, रीड करने के लिए स्कैनफ होता है %d इंटीजर टाइप %a में हमने इसको रीड कर लिया। इसका मतलब मान लीजिए कि a नाम का वेरिएबल बना और यूजर ने इसमें क्या दिया, 5 दिया। कोई भी वैल्यू दे सकता है। आपने बोला इंटर नंबर टू चेक, उसने 5 दिया, तो आपने उसको रीड किया, इंटीजर वैल्यू थी तो %d और आपने उसको a में रीड करके डाल दिया। गॉट इट। नाउ व्हाट विल हैपन, अब आपको इस a को चेक करना है कि क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है। तो आपको देखिए, आपको अपने प्रोग्राम के अंदर दोनों स्टेटमेंट रखने पड़ेंगे, printf नंबर इज इवन, printf नंबर इज ऑड। लेकिन क्या ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। क्या कंडीशन? कि ये 5 जो है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो हाँ ये एक क्या है, इवन नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो व्हाट विल हैपन, हम यहां चेक करेंगे कि अगर हम a को डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर 0 आए, मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था, दिस परसेंट इज कॉल्ड व्हाट, दिस परसेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर, राइट। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है, यानी a को 2 से डिवाइड करेगा तो ये a को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देगा। और फिर हम ये हमने बताया था आपको डबल इक्वल टू साइन क्या होता है, इक्वालिटी होता है। तो ये 2 से डिवाइड करके जो रिटर्न आया, यानी जो रिमाइंडर आया, चेक करेगा कि क्या वो रिमाइंडर 0 के बराबर है। तो 0 रिमाइंडर कब आएगा, जब वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, तभी आएगा ना। तो हम यहां क्या प्रिंट कर देंगे, printf /n इवन नंबर, यानी कि नंबर जो है वो क्या है, इवन है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हम कहां जाएंगे, एल्स में जाएंगे। नहीं तो, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, मतलब जो मॉड्यूलस डिवाइड करके आया रिमाइंडर वो 0 है तो ये, और 0 नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि 0 नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया है। तो रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि वो एक इवन नंबर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इंट मेन किया है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, रिटर्न 0, और ये फिर ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब आपको कि सर ये इफ के अंदर थोड़ा सा आपने अंदर क्यों लिखा है, एल्स के आपने थोड़ा सा अंदर क्यों लिखा है, आप चाहें तो पूरी एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम आपका समझ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ना लुक गुड हो जाता है, लुक गुड मतलब अच्छा दिखने लगता है। देखिए एक तो चीज मैं बता दूं कि ये भी आप यहाँ पे बिल्कुल लाइन पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लुक गुड का मतलब क्या हुआ, ये पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट इसका पार्ट है, ऐसे लिखने से थोड़ा सा अंदर, फिर ये स्टेटमेंट इसका पार्ट है, ये पता चल जा रहा है, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो बिल्कुल यहां से भी लिखना, एक सेम लाइन से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सी अच्छा वे आउट है इस तरीके से लिखना। तो देखिए अगर आपने यहाँ 5 डाला था, इफ 5 वाज हियर, तो 5 मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 2 कितना आ जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 जो है वो इक्वल है 0 के, नहीं, कहां जाएगा, एल्स में जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, ऑड नंबर, और यहां से रिटर्न 0। लेकिन वही अगर 4 रहता तो 4 मॉडुलस 2 कितना निकल के आएगा, 0, 0 बराबर है 0 के, हाँ जी बिल्कुल, क्या प्रिंट कर देता है, इवन नंबर। एल्स में आता ही नहीं, प्रोग्राम क्या होता, क्लोज हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्टेटमेंट है ना आपके पास, देख रहे हैं, ये भी है कि यहाँ इवन है और ये भी है कि ऑड है, लेकिन या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द कंडीशन, है ना, बेस्ड ऑन द कंडीशन। इसी चीज को फिर हम इसलिए कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि हमने क्या किया, कंट्रोलिंग किया, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमने ये कंट्रोल किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर हम इफ की बात करें तो देखिए मैंने इफ के बारे में डेफिनेशन में क्या लिखा था, इट इज बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। बाई डायरेक्शनल मतलब था ये 2 दिशाओं में जा सकता है, ये रहा ट्रू का दिशा और ये रहा फॉल्स का दिशा, है ना, 2 दिशाओं में। अगर ऐसे ही हम बात करें कि चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है कि कोई दिया गया नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, यानी गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, 0। तो ऑब्वियस बात है हमें एक नंबर की तो इनपुट लेनी पड़ेगी ना, बिना उसके तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। क्या करेंगे बताइए, यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर हम यहां क्या लिखेंगे, इंट मेन, ये तो स्ट्रक्चर है, ठीक, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था
यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का हम एक ए लेंगे, ए नाम का वेरिएबल लेंगे और यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर नंबर, यानी नंबर दीजिए जो आप क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, एंटर नंबर टू चेक। अब उसको कहां रीड कर लेंगे, जो भी यूजर नंबर देगा उसको स्कैनफ %d, %a में क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। अब हमारे पास जो a में वैल्यू आई है उसी वैल्यू को हमें चेक करना है कि क्या वो वैल्यू क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो हम यह चेक करेंगे कि अगर जो वैल्यू a में आई है वो जीरो से बड़ी है तो एक ही स्टेटमेंट है, तो हमको कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, प्रिंट एफ हम क्या डाल देंगे, भैया अगर जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव है, अगर जीरो से बड़ी नहीं है तो फिर यहां आएगा और फिर यहां चेक करेगा कि क्या जीरो से छोटी है, यानी ए की वैल्यू क्या जीरो से छोटी है। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो क्या भैया, पॉजिटिव के बाद क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि जीरो से अगर वैल्यू कोई छोटी है तो वो नेगेटिव है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, ना ही वो ए जो है वो जीरो से बड़ा है ना ही ए जो है वो जीरो से छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी न्यूट्रल नंबर होगा। तो प्रिंटएफ क्या कर देंगे आप, जीरो, गॉट इट। और उसके बाद कर देंगे रिटर्न जीरो, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विदाउट एरर्स। तो देखिए इसमें तीन कंडीशन हो गया, तो इफ एल्स लगा दिया हमने। अगर ये ट्रू हो गया, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल माना, इसमें किसी ने 10 दे दिया, तो 10 इज ग्रेटर देन 0, जी बिल्कुल सही बात है, ट्रू निकलेगा। जब ट्रू निकलेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंटएफ पॉजिटिव, और आगे कहीं जाएगा ही नहीं, सीधे रिटर्न 0 और प्रोग्राम टर्मिनेट। लेकिन मान लीजिए किसी ने -10 दिया, तो ए बड़ा है 10 से, 0 से, -10 बड़ा है 0 से, नहीं, यहां आया -10 छोटा है 0 से, हाँ, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा नेगेटिव और एल्स पे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने 0 डाला है, तो क्या ए बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है 0 से, नहीं, तो यहां आया, 0 छोटा है 0 से, नहीं, तो फिर यहां आया 0 प्रिंट करके रिटर्न 0 कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो क्या हो गया कि सिस्टमैटिक प्रोसेस हो गया, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, गॉट इट। तो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर चेकिंग वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब आगे हम फिर से प्रोग्राम करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लो, मैं हट गया, इतना पे तो पॉज हो ही जाएगा, ठीक है। अब है प्रोग्राम हमारा चेंज, क्वेश्चन नंबर 3, हमको मैक्स निकालना है 2 नंबर में, ठीक है, मैक्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो यहां तक जहां तक सेम है वहां तक क्यों ही मिटा है ना, कब मिटाए काम चल जाएगा। तो मैक्स बिटवीन 2 नंबर्स हमें निकालना है। तो चलिए हमें 2 नंबर में दिया हुआ है और हमें मैक्स फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और ये हो जाएगा मैक्स बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स के बीच में आपको क्या करना है, मैक्स निकालना है। तो 2 नंबर्स के बीच में निकालना है तो आपको 2 नंबर की इनपुट तो लेनी पड़ेगी ना बच्चा, है ना। यू नीड टू टेक 2 नंबर्स ऑफ इनपुट। तो 2 नंबर का इनपुट लीजिएगा तो आपको ए और बी चाहिए, तो अब हम ए और बी दोनों की इनपुट लेंगे। क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, प्रिंटएफ स्लैश एन एंटर 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को इनपुट कीजिए, एंटर 2 नंबर्स। ओके, अब ये 2 नंबर जो है उसको रीड करना पड़ेगा। कहां रीड करेंगे, स्कैनफ, पहले इंटीजर के लिए पहला %d, दूसरे इंटीजर के लिए दूसरा %d, %a, %b, यानी एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, यानी जहां कहीं भी ए बना जहां कहीं भी बी बना, ए में 5 चला गया, मान लीजिए बी में यूजर ने 6 दिया। अब हम यहां सिंपली चेक कर लेंगे, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो अगर ए में रखी हुई वैल्यू बड़ी है बी से तो हम प्रिंट कर देंगे मैक्स इक्वल टू व्हाट, %d, और इसकी वैल्यू ए से ले लीजिए क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो ऑब्वियस बात है, जैसे मान लीजिए ए में 15 है, 15 बड़ा है बी से 6 से, हाँ 15 बड़ा है 6 से, तो क्या प्रिंट कर देगा, मैक्स इक्वल टू %d और इसकी वैल्यू ए से ले लेगा, यानी मैक्स इक्वल टू व्हाट, 15, खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर मान लो अब ये 5 है, अब ये कंडीशन चेक होगा, ए बड़ा है बी से, 5 बड़ा है 6 से, नहीं ऐसा नहीं है, 5 बड़ा नहीं है 6 से, तो एल्स में आएगा और एल्स आगे क्या कर देगा, प्रिंटएफ मैक्स इक्वल टू %d और कॉमा क्या, b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर a बड़ा है b से तो इट्स फाइन, a बड़ा है b से तो 5 बड़ा है 6 से, नहीं, एल्स में आगे क्या प्रिंट कर दिया, मैक्स इक्वल टू b। और अगर जब मान लो यहां 15 था तो 15 बड़ा है 6 से, हाँ जी है, तो क्या कर देगा, मैक्स इक्वल टू a। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मान लीजिए इन दोनों में सेम वैल्यू होता, 15 दोनों में सेम वैल्यू होता, तो आपका प्रोग्राम तो गलत हो गया। बिल्कुल नहीं गलत हुआ बच्चा, प्रोग्राम क्यों नहीं गलत हुआ, तो 15 बड़ा है, 15 और 15 में कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई मैथमेटिकली पूछे तो आप 15 और 15 में कौन बड़ा है ये बताओ, तो 15 बड़ा है,
क्योंकि दोनों ये 15 है ना, तो बड़ा तो 15 ही है, तो आप बता दो दोनों 15 है। अगर आपको दोनों बड़ा, जैसे अब यहां देखो, अब ये क्या करेगा, ए बड़ा है बी से, 15 बड़ा है 15 से, नहीं, तो एस में क्या प्रिंट कर देगा, मैक्स इक्वल टू व्हाट, बी। अब आप इसमें से बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि नहीं सर, इक्वालिटी इक्वल के लिए भी चेक कर लीजिए ना, तो यहाँ क्वेश्चन ही मैक्स बिटवीन टू नंबर्स का था बच्चा, क्वेश्चन कहां कह रहा है कि इक्वल चेक करो, नहीं कह रहा है ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। अगर आप चाहते हो, देखो एक तो ये प्रोग्राम आपका होगा, अगर आप चाहते हो तो यहां लिख सकते थे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी मैक्स इक्वल टू ए, एल्स इफ ए इज लेस देन बी मैक्स इक्वल टू बी, और एल्स में आप जाके लिख देते बोथ आर इक्वल। ठीक है, आप यहां पे देख लो, यहां पे मैं इसको देखो, एक तो ये प्रोग्राम हो गया। अब आपके कंडीशन के लिए कि दोनों में सेम वैल्यू हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो फिर यहां पे एल्स इफ क्या लगा दूंगा, बी बड़ा है किससे, ए से, तो मैक्स इक्वल टू क्या लिख दो, तो तब मैक्स इक्वल टू जो है वो बी लिख दो। और अगर ऐसा नहीं, यानी ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ बोथ आर इक्वल, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। अब खुश रहिए, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। और यहां पे क्या कर देंगे, रिटर्न 0, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर मैं आपको अगले क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो मैक्स बिटवीन हमने 2 नंबर्स देख लिया बच्चा कि 2 नंबर में। ऐसे ही अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि मैक्स बिटवीन 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर में कौन बड़ा है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो 3 नंबर में जब हमें मैक्स निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर का इनपुट लेना पड़ेगा ना। तो चलिए इसी में एडिटिंग कर लेते हैं, है ना, इसमें एडिटिंग होगा, चलिए करते हैं। यहां पे आप लिखते हैं क्या, हम इंटीजर टाइप का एक ए लिखा, ठीक है, एक ए आया, एक क्या आया, बी आया, और एक क्या आया, सी आया। हम क्या प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर 3 नंबर्स, यानी कि क्या करो, 3 नंबर्स जो है वो एंटर करो, एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, कहां रीड करेंगे उसको हम, स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। यानी हमने क्या कर लिया, हमने 3 नंबर्स की क्या कर ली, इनपुट ले ली, यूजर से 3 नंबर इनपुट ले लिया, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहां समझना होगा, यहां क्या समझना है आपको, अगर आपको 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, यानी आपके पास ए बी सी है और आप जो है वो इन 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप कैसे मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चा, मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करने का लॉजिक क्या होगा, व्हाट विल बी द लॉजिक टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर। अगर मेरे पास 3 नंबर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ए कब सबसे बड़ा होगा, व्हेन ए विल बी द मैक्सिमम नंबर, जब वो बी से भी बड़ा होगा और जब वो सी से भी बड़ा होगा, है ना, यही होगा ना। ए कब सबसे बड़ा होगा, जब वो बी से भी बड़ा होगा और जब वो सी से भी बड़ा होगा। तो हम यहां क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और साथ ही साथ ए जो है वो ग्रेटर देन सी भी है, तो एंड मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर होता है, दोनों के दोनों जब ट्रू होंगे तो फाइनली ये ट्रू देगा। तो इफ ट्रू, तो अगर ऐसा है यानी कि दोनों के दोनों, ए जो है वो बी से ही बड़ा है, साथ ही साथ ए जो है वो सी से ही बड़ा है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, हम यहां प्रिंट एफ कर देंगे मैक्स इक्वल टू ए, प्रिंट एफ मैक्स इक्वल टू %d कॉमा किसको, ए को। तो ये तो ए की बात हो गई, ये किसकी बात होगी, ए की। लेकिन अगर हम बात करेंगे बी भी तो बड़ा हो सकता है, तो बी कब बड़ा होगा, जब वो ए से भी बड़ा होगा और जब वो सी से भी बड़ा होगा। फिर से भाई एल्स इफ, नहीं तो फिर चेक करो कि क्या बी बड़ा है ए से और साथ ही साथ बी बड़ा है सी से। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ मैक्स इक्वल टू %d कॉमा क्या, पी को प्रिंट कर दो। और अगर ए भी बड़ा नहीं है तो यहां आया, बी भी बड़ा नहीं है तो यहां आया, और लास्ट में एल्स। तो अब एक बात बताओ, 3 नंबर ही थे, 3 नंबर में पहला नंबर भी बड़ा नहीं था, दूसरा नंबर भी बड़ा नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, अपने आप थर्ड नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसमें यहां क्या प्रिंट कर दोगे आप, प्रिंट एफ। बहुत लोग यहां चेक करेंगे सी, सर सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन बी, चेक कर ले, नहीं जी, कॉमन सेंस लगाइए। 2 नंबर में अगर 3 नंबर में अगर ये दोनों बड़े नहीं थे, सबसे बड़े नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा सबसे बड़ा होगा। तो प्रिंट एफ स्लैश एन मैक्स इक्वल टू, देखो स्लैश एन लगाना आपकी मर्जी होती है, %d कॉमा सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। हम यहां क्या कर देंगे, रिटर्न 0, दैट मींस प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सो दिस इज अ प्रोग्राम व्हिच विल फाइंड मैक्स बिटवीन 3 नंबर्स। अब अगर इसी चीज को, अब देखिए आइए नेक्स्ट प्रोग्राम पे आइए, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5।
ठीक है, मैक्स के बदले बस मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, मिन कर दे रहा हूँ। यानी आपको क्या करना है, मिन निकालना है बिटवीन टू नंबर्स। वैसे यहाँ कह रहा हूँ कि मिन अभी था ये मैक्स बिटवीन थ्री नंबर्स, अब हो गया ये मिन बिटवीन थ्री नंबर्स, मिन बिटवीन थ्री नंबर्स। यानी ये क्या था, मिन बिटवीन टू नंबर्स है, ये मिन बिटवीन थ्री नंबर्स है। ए और बी माना, दोनों का इनपुट लिया। अब यहाँ ए बड़ा है छोटा, नहीं यहाँ करेंगे क्या, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए छोटा है बी से तो हम क्या लिख देंगे कि भैया मिन नंबर हमारा क्या है, ए है, तो मिन इक्वल टू ए। अगर नहीं तो बी, फिर चेक करेंगे क्या बी छोटा है ए से, तो मिन नंबर कितना हो जाएगा मेरा, मिन नंबर इक्वल टू व्हाट, बी। और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। गॉट इट। नाउ यहां देखिए सेमीकोलन छूट गया था, सेमीकोलन लगा लिया कीजिएगा हमेशा लास्ट में, ठीक है। मेरा यूजुअली इसलिए छूट जाता है कि रटा हुआ प्रोग्राम नहीं होता है, मेरे को लिखना होता है और वेरिएबल मानने के लिए मैं लास्ट में छोड़ देता हूं, तो वो आप डाल दिया कीजिएगा। अब आइए हम आते हैं, अगर a सबसे छोटा है तो वो b से भी छोटा होना चाहिए और वो c से भी छोटा होना चाहिए। तो a क्या b से भी छोटा है और साथ ही साथ a क्या c से भी छोटा है, अगर है तो मैक्स जो है वो सॉरी मीन जो है वो क्या है, a है, यानी सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, a हो गया। वैसे ही चेक करेंगे कि क्या b जो है वो a से भी छोटा है, साथ ही साथ b जो है वो क्या है, c से भी छोटा है, अगर है तो मिन नंबर क्या हो जाएगा, इन दैट केस मिन नंबर विल बिकम व्हाट, b। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली मिन नंबर क्या होगा, मिन नंबर इक्वल टू c। तो इस तरीके से बस एक सिंबल चेंज करके पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया। सो दिस इज द प्रोग्राम इफ से। अब कुछ और प्रोग्राम है जो इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, आपको वो प्रोग्राम भी मुझे बताना चाहिए। तो चलिए एक प्रोग्राम और बताता हूं या दो प्रोग्राम और देखते हैं। प्रोग्राम्स देखो, अब ये ना ये बेसिक आप समझ गए, इस बेसिक्स के बेस पे आपको पता चल जाना चाहिए कि इफ के प्रोग्राम्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इफ के बहुत सारे प्रोग्राम्स तो नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली होता है ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। इससे यूजुअली होता क्या है, लूप के साथ भी इफ को यूज करते हैं। लूपिंग जब हम करेंगे तो उसमें भी ये इफ यूज होंगे, उस समय इफ का ज्यादा सिग्निफिकेंस समझ में आता है। एक तरह से ये साइड हीरो का काम करता है ठीक है, देखते हैं मूवीज में एक मेन हीरो होता है और एक साइड में हीरो होता है जो मेन हीरो को सपोर्ट करता है या थोड़ा सा हंसी मजाक के पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही साइड हीरो का रोल जो है वो हमारा ये इफ स्टेटमेंट प्ले करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि आपको जो है, आप मान लीजिए कि मॉल में गए या कहीं दुकान पे गए, सामान खरीदने गए, ठीक है, और सामान खरीदने गए और आपको जो है परचेजिंग अमाउंट इनपुट लेना है, कितना का खरीदारी किया। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की खरीदारी करी, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट जो है वो कुछ किसी खास कंडीशंस पे देने हैं। क्या देने हैं, अगर आपने जो खरीदारी करी है वो यानी परचेजिंग अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 लाख है, ठीक है, तो आपको 25% का डिस्काउंट देना है। अगर परचेजिंग अमाउंट जो है वो 50,000 से बड़ी या 50,000 के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है 1 लाख से कम है, तब हम ये चेक करेंगे 50,000 के बराबर है कि नहीं, तो 15% है। अगर परचेजिंग अमाउंट जो है वो 25,000 के बराबर है या उससे बड़ी है तो 10% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। परचेजिंग अमाउंट अगर जो है वो बराबर है किसके, 15,000 के मान लीजिए, तो हम 5% का डिस्काउंट देंगे। और अगर परचेजिंग अमाउंट छोटी है 15,000 से तो हम 2% का डिस्काउंट देंगे। और उसके उस हिसाब से जो है हमें निकालना है कि हमें लास्ट में बता देना है कि इतना परचेजिंग अमाउंट था आपका, इतना आपको डिस्काउंट मिला और इतना आप नेट पेबल करेंगे। नेट पेबल मतलब इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर इंट मेन, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंट मेन से। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप को मान लीजिए, इंटीजर नहीं लीजिए, क्या लीजिए यहाँ पे फ्लोट लीजिए। क्यों फ्लोट बच्चा, क्योंकि जब आप परसेंट कैलकुलेट करेंगे 25%, 15%, तो हो सकता है फ्लोट में वैल्यू है, तो क्यों ना सारी की सारी वैल्यू ही फ्लोट में रखी जाए, सबसे अच्छा वही होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लोट टाइप का एक रखेंगे, सबसे पहला वैल्यू परचेजिंग अमाउंट, आगे चल के हमको डिस्काउंट निकालना है, आगे चल के हमको नेट पेबल। नेट पेबल मतलब जितना मैं खरीदा था और जितना डिस्काउंट मिल गया, तो खरीदने वाले अमाउंट में डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो वो होता है नेट पेबल, मतलब कितना आपको पे करना है, व्हाट अमाउंट यू नीड टू पे। अब आइए यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, printf/n एंटर परचेजिंग अमाउंट, यानी कि हम बोलेंगे भैया जितने की आपने खरीदारी करी है वो अमाउंट तो दीजिए, क्योंकि उसी अमाउंट के बेस पे तो हमको सारा काम करना है ना। अब उसको कहां रीड कर लेंगे, देन वी विल रीड टू scanf %f, फ्लोट अमाउंट है %f, %, किस में रीड कर लीजिए, PA। तो PA का मतलब क्या हुआ, परचेजिंग अमाउंट। मान लीजिए यूजर ने दिया परचेजिंग अमाउंट कि मैंने भैया
40,000 की खरीदारी करी है। ठीक है, अब हम यहां चेक करेंगे कि क्या परचेजिंग अमाउंट की वैल्यू 1 लाख से बड़ी या 1 लाख के बराबर है। तो अगर 1 लाख से बड़ी या 1 लाख के बराबर है तो डिस्काउंट जो होगा वो इस परचेजिंग अमाउंट का डिस्काउंट इक्वल टू परचेजिंग अमाउंट का कितना, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25%, तो 25 अपॉन व्हाट 100। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है यानी कि परचेजिंग अमाउंट 1 लाख से बड़ा या 1 लाख के बराबर नहीं है तो फिर आएगा यहां एल्स में और एल्स इफ में आएगा, फिर चेक करेगा। तो ठीक है भैया 1 लाख के से बड़ा नहीं है तो चेक कर लो कि क्या 50,000 से बड़ा या 50,000 के बराबर है। देखो अगर 1 लाख से बड़ा या बराबर होता तो ये एग्जीक्यूट कर लेता, नीचे आता ही नहीं, लेकिन 1 लाख से बड़ा या बराबर नहीं है यानी कि अगर 1 लाख से बड़ा या बराबर नहीं है मतलब 1 लाख से छोटा है, तो 1 लाख से छोटा है तो फिर यहां आया। अब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये 1 लाख से छोटा है तो हम यहां चेक कर रहे हैं कि क्या ये 50,000 से बड़ा है। ठीक है 1 लाख से तो छोटा है लेकिन क्या ये 50,000 से बड़ा है, अगर है तो 50,000 केस में हम क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, देखिए उसमें हम दे रहे हैं 15%, तो हम लिखेंगे परचेजिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन व्हाट 100। अब अगर ऐसा भी नहीं है मतलब 1 लाख से भी छोटा है 50,000 से भी छोटा है तो फिर हम यहां के चेक करेंगे कि क्या, अब चेक करते हैं परचेसिंग अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, कम से कम 25,000 है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना परसेंट देंगे, तो परचेसिंग अमाउंट का कितना 25,000 से बड़ा होने पे 10%, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर ऐसा भी नहीं है फिर से एल्स इफ कि क्या परचेसिंग अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 है, क्योंकि 15,000 के बेस में कितना देना है 5%, तो हम यहाँ क्या करेंगे डिस्काउंट इक्वल टू व्हाट परचेजिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 100, ये हो गया। और अगर ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं का मतलब क्या हुआ, ना ही परचेसिंग अमाउंट 1 लाख से बड़ा है, ना ही 50,000 से बड़ा है, ना ही 25,000 से बड़ा है, ना ही 15,000 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 15,000 से छोटा होगा। तो 15,000 से छोटे केस में क्या करना है, डिस्काउंट कितना देना है हमें, डिस्काउंट इक्वल टू 2%, परचेसिंग अमाउंट का 2 अपॉन 100। तो मतलब क्या हुआ कि ये एक इफ एल्स इफ लैडर हो गया। अगर ये ट्रू था तो ये एग्जीक्यूट होगा, आगे कहीं नहीं जाएगा। अगर ये ट्रू था, है ना बच्चा, ये ट्रू था तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे कहीं नहीं जाएगा। ये ट्रू था तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि इसके फॉल्स होने पे यहां आता है, इसके फॉल्स होने पे यहां आता है। कहीं भी एक जगह ट्रू मिल जाएगा वहीं पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। कहीं भी एक जगह ट्रू मिला वो क्या हो जाएगा, दैट विल गेट टर्मिनेटेड। गॉट इट। तो अब इसके बेस पे हमें डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया ना बच्चा, हो गया ना। अब नीचे लिखूंगा तो वो नहीं दिखेगा, इसलिए यहां से इस साइड आ जाएगी। ठीक है, इसी में अब आगे लिखना है, क्या लिखना है हमें, तो हम नेट पेएबल अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट इक्वल टू व्हाट, जो मेरा परचेजिंग अमाउंट था उसमें से मैंने जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया उसको माइनस कर दीजिए। अब इस तीनों को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दीजिए ना, प्रिंट एफ व्हाट स्लैश एन परचेजिंग अमाउंट, शॉर्ट में लिखता हूं परचेज इक्वल टू व्हाट परसेंट डी, ठीक है, स्लैश एन परचेज का क्या डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट इक्वल टू नॉट परसेंट डी बच्चा, है ना, क्यों, क्योंकि इंटीजर नहीं है, हमने सबको क्या माना है, फ्लोट माना है। तो परसेंट एफ डिस्काउंट इक्वल टू व्हाट परसेंट एफ और स्लैश एन नेट पेएबल इक्वल टू आल्सो परसेंट एफ, तीनों फ्लोट वैल्यू है, परसेंट एफ कॉमा ए की वैल्यू किससे ले लेंगे, तो परचेज अमाउंट से ले लेंगे, ए की वैल्यू डिस्काउंट से ले लेंगे और ए की वैल्यू नेट से ले लेंगे। याद रखिएगा इसमें सीक्वेंस मैटर करता है। पहला वाला परसेंट एफ किसका वैल्यू लेगा, पीए का, दूसरा वाला परसेंट एफ डीआईएस का, तीसरा वाला परसेंट एफ नेट का। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आप दीजिएगा। और यहां क्या हो गया, रिटर्न 0 यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सो दिस इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स एन इनपुट प्राइस और मतलब परचेजिंग अमाउंट, और उस परचेजिंग अमाउंट के बेस पे इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए डिस्काउंट कैलकुलेट करता है और उसको अकॉर्डिंगली क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो ये है आपको एक प्रोग्राम। मैं फिर से हट जाता हूं ताकि आपको लिखना हो तो आप पॉज करके लिख सकें। तो ये एक प्रोग्राम है। इसी तरीके से एक प्रोग्राम और होता है वही कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एक्सेप्ट करो एंड यू नीड टू फाइंड कि उसमें कौन जो है वो क्या है, मतलब उसमें डिवीजन भी आपको देना है। ठीक है, एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड फाइंड परसेंटेज एंड डिवीजन, वो भी कर ले या वो खुद से कर लोगे आप, बताओ। वो तो काफी आसान हो गया अब तो। इफ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ यू कैन डू इट। ठीक है, फिर भी चलो मैं फटाफट से वो भी प्रोग्राम कर ही देता हूं। तो मान लो इंटीजर टाइप का हमने 5 सब्जेक्ट लेना है ना, ए बी सी डी और ई लिया। ठीक है, टोटल निकालने के लिए टोटल नाम का वेरिएबल, और परसेंटेज फ्लोट टाइप का हो सकता है, इसलिए फ्लोट टाइप का क्या ले लिया हमने, परसेंटेज ले लिया। हम यहाँ क्या बोलते हैं, प्रिंट एफ
स्लैश एंड एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करो, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली बात है, यूजर जो है वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेगा। हम उसको कहां रीड कर लेंगे, स्कैनफ, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, चौथा इंटीजर, पांचवा इंटीजर, एक को ए में, एक को बी में, एक को सी में, एक को डी में और एक को किस में, ई में मैंने रीड कर लिया। 5 आ गए मेरे पास, आ गए ना। अब हमें टोटल निकालना है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, एडिशन करने वाला काम है ना। तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और परसेंटेज कैसे निकलता है, तो जो टोटल मार्क्स है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 5 से कब आप डिवाइड करेंगे, जब 100 फुल मार्क्स है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकल गया। अब इस परसेंटेज के बेस पे चेक कर लीजिए, कुछ भी कंडीशन लगा लीजिए। अगर अब पहले इसको प्रिंट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, टोटल को प्रिंट कर दीजिए और तब परसेंटेज को भी प्रिंट कर दीजिए। तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देते हैं, देखिए, प्रिंट एफ स्लैश एन, पहले टोटल मार्क्स प्रिंट कर दिया हमने कि भैया आपको टोटल मार्क्स जो है वो ये आया, टोटल मार्क्स इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन परसेंटेज इक्वल टू व्हाट, परसेंट एफ, ए की वैल्यू टोटल से ले लीजिए, ए की वैल्यू परसेंटेज से ले लीजिए। ले लिया। अब मुझे टोटल और परसेंटेज के अलावा ग्रेडिंग भी प्रिंट करना है। तो ग्रेडिंग का कंडीशन आप अपने मर्जी से बना लीजिए। जैसे अब यहां से ग्रेडिंग कंडीशन की, अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन ग्रेड ए। देखिए वो आपकी मर्जी होती है ना, जो कंडीशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप चल लीजिएगा। एल्स इफ नहीं तो परसेंटेज इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन ग्रेड बी। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा, है ना बच्चा। दीज क्वेश्चंस, ये सारे कंडीशंस कहां होंगे, आपको दिए रहेंगे आपके क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। फिर से एल्स इफ नहीं तो अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर इक्वल टू कितना है, 45 है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन ग्रेड सी, यानी कि आपको ग्रेड सी मिला है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में लास्ट में क्या कर देंगे, ग्रेड डी कर देंगे, स्लैश एन ग्रेड डी। तो मतलब क्या, ये भी एक सीक्वेंस हो गया। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर यहां आएगा, ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू मिल गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये एक लैडर बना देता है, हायरार्की बना देती है। पहले पे ही अगर फिल्टर हो गया तो नीचे आएगा ही नहीं। गॉट इट। तो इस तरीके से आपने ग्रेडिंग भी प्रिंट कर दी और लास्ट में आप क्या करोगे, रिटर्न 0, दैट मींस प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये था आपको सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने आपको पढ़ा दिया कि इफ क्या होता है और इफ जो होता है वो कितने तरह के प्रोग्राम्स की वेरिएशंस को कंटेन करता है। तो मैं फिर से हट गया हूं साइड में, और अब जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, राइट। अब आइए, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने इफ को पढ़ लिया, वी वेंट थ्रू इफ का कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कम्स इज व्हाट, स्विच का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्विच कॉन्सेप्ट आता है। स्विच का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट स्विच कॉन्सेप्ट सेज, देखिए, इफ और स्विच अल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं। इफ को और स्विच को हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां बहुत जगहों पे इफ और स्विच दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच का यूज होता है जब हमारे पास ज्यादा कंडीशंस हो, बहुत ज्यादा कंडीशन जब हमारे पास होते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, इन दैट केस वी यूज स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच भी वही होता है। तो पहला हमने पढ़ लिया, दैट इज व्हाट इफ, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट स्विच, ठीक है। तो स्विच का यूज कहां करते हैं, तो स्विच इज यूज्ड टू, यानी कि स्विच का यूज किया जाता है, स्विच इज यूज्ड टू एक्सेप्ट एन इनपुट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट। और उस एक इनपुट को एक्सेप्ट करना है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चलिए हटा देते हैं, एन इनपुट एक्सेप्ट इनपुट हटाइए, एक कर देंगे तो फिर बहुत लोग बोलेंगे सर एक से मल्टीपल भी तो ले ही सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो स्विच इज यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट, यानी उस इनपुट के अकॉर्डिंग काम करता है ये। इसका सिंटैक्स देखिए, अब इसमें भी आप लिख सकते हैं कि स्विच इज अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। यहां लिख सकते हैं आप, स्विच इज अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी स्विच जो है वो क्या है, ये एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है। which is an alternative to if statement, है ना, which is an alternate, यानी ये क्या है, alternate है, किसके, alternate, यहां से ना बच्चा यहां लिख लेना, alternate to if statement, ठीक है। यानी ये किसका alternate है, ये if statement का एक alternate है।
यानी आप इफ के बदले स्विच को भी यूज कर सकते हो, दोनों का लगभग काम सेम है। लेकिन जब कंडीशंस बहुत ज्यादा होते हैं, स्विच उस वक्त बहुत ज्यादा यूजफुल होता है मल्टीपल कंडीशंस में। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स को देखिए। स्विच में हम क्या करते हैं, स्विच में ब्रैकेट में हम वैल्यू भेजते हैं, वैल्यू वैल, ठीक है। और स्विच के अंदर जो ये हमने वैल्यू भेजी है ना, उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास केस होता है, केस। और हम कहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 1, यानी इस वैल में जो है क्या वो वैल्यू 1 है। अगर वो वैल्यू 1 है तो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दीजिए, और यहां लगाते हैं हम ब्रेक। यानी कि स्विच में जो हमने वैल्यू पास की है, उस वैल्यू को चेक करने के लिए केस होता है, और जब वो केस मैच कर जाता है तो आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, वो स्टेटमेंट होते हैं। ब्रेक होता है कि आपने उस स्विच को टर्मिनेट कर दिया। यानी कि जब एक जो वैल्यू थी हमें यहां मैच कर गई, हमने काम किया, और ब्रेक मतलब क्या होता है, टर्मिनेट कर देना, स्विच टर्मिनेट। फिर अगर ये वैल्यू नहीं है तो केस वैल्यू 2 चेक कीजिए कि क्या वैल्यू 2 है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है उस वैल्यू 2 के बराबर है। अगर है तो ये काम कीजिए और ब्रेक कर लीजिए। वैसे ही केस वैल्यू 3 है, वैल या वैल्यू जो भी आप लिखना चाहे, वैल 3 है कोलोन अगर है तो ये स्टेटमेंट। और लास्ट में अगर आपको याद हो, इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, और लास्ट में एल्स होता था ना, तो ये एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता था। तो यहां पे हमने इसको कब एग्जीक्यूट करना है, जब वैल्यू ये हो। इसे कब एग्जीक्यूट करना है, जब वैल्यू ये हो। इसे कब एग्जीक्यूट करना है, जब वैल्यू ये हो। लेकिन कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो उसके लिए होता है डिफॉल्ट। कौन सा कीवर्ड होता है उसके लिए, डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड क्या करता है कि ऊपर की किसी भी वैल्यू से ये वाली वैल्यू, यानी इससे मैच नहीं करेंगे, तो सबसे लास्ट में जो डिफॉल्ट में आप देंगे उससे क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। मतलब मैच क्या, उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है, तो दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर ये भी वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हो वो वैल्यू 1 से भी मैच नहीं करी, वैल्यू 2 से भी मैच नहीं करी, वैल्यू 3 से भी मैच नहीं करी, तो आप डिफॉल्ट वाली चीजों को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। तो इट इज समथिंग लाइक एल्स, ठीक है। तो अब इस पे एक प्रोग्राम अगर लिखना चाहें, इफ आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम, तो कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हम वीक डेज को प्रिंट करना चाहते हैं, 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, ऐसे ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h है ना, stdio.h, फिर यहां पे इंट मेन, गॉट इट। अब हम यहां क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का हम एक आई लेते हैं, ठीक है, और प्रिंट करते हैं printf /n एंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 7, यानी कि वैल्यू फ्रॉम 1 to 7, 1 से लेके 7 के बीच की वैल्यू आप दीजिए, और हम उसको कहां रीड कर लेते हैं, scanf %d, %i में रीड कर लेते हैं। इसका मतलब मेरा मानना है कि मैं, कोई 1 देगा तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, संडे, ठीक है। कोई 2 देगा तो क्या प्रिंट करूंगा, मंडे, है ना। ऐसे ही आगे जाके कहां तक जाऊंगा मैं, सैटरडे तक जाऊंगा, गॉट इट। तो इस तरीके से मैं प्रिंट करना चाहता हूं। तो इस तरीके का आप इफ से भी कर सकते थे, कि क्या कर सकते थे, इफ i = 1 printf संडे, एल्स इफ i = 2 प्रिंट व्हाट, मंडे। तो वैसे ही, मतलब मैंने क्या कहा, इट इज अल्टरनेट टू इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ स्टेटमेंट के बदले आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर अगर आप देखो तो इफ और स्विच में क्या डिफरेंस बचता है, तो इफ और स्विच में ये डिफरेंस बचता है कि इफ जो होते हैं वो 2-4 कंडीशंस के लिए तो ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल कंडीशंस हो, बहुत ज्यादा कंडीशंस हो, तो उस केस में स्विच ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इन केस व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, इन दैट केस आपको यूज करना स्विच को ज्यादा एफिशिएंट होता है रादर देन व्हाट, इफ। तो आपसे कोई पूछेगा कि इफ और स्विच में क्या अंतर है, तो इफ और स्विच दोनों सेम होते हैं। स्विच जो होता है, स्विच का यूज जो है तब किया जाता है जब हमारे पास कंडीशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब हम यहां क्या करेंगे, देखिए, स्विच में क्या पास कर देंगे, इस आई को पास कर देंगे। अब जब स्विच में हमने इस आई को पास कर दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां चेक करेंगे केस 1 का मतलब क्या हुआ। केस 1 का मतलब यह हुआ कि क्या आई की वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, printf मंडे, संडे, मंडे जो भी है, जैसे मान लीजिए आप संडे से स्टार्ट करते हैं तो 1 को क्या कर दीजिए, संडे, वो आप पर डिपेंड करता है, संडे दे दिया, ठीक है। और यहां पे हम ब्रेक लगाएंगे, हमको हर स्विच के साथ ब्रेक लगाना होता है। क्यों लगाना होता है, हर केस के साथ, मतलब फॉर विद एवरी केस आई नीड टू पुट ब्रेक। क्यों, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 1 हमें मैच कर गई तो हमने संडे प्रिंट कर दिया, और आगे हमें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो आगे हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये स्विच नहीं समझ पाता है, इसलिए हमें ब्रेक लगा के मैनुअली टर्मिनेट करना पड़ता है। यहां पे तो हमने आपको बताया था कि इफ एल्स, अच्छा मिटा दिया, इफ एल्स इफ में क्या होता है, इफ गलत है तो एल्स इफ में आके एग्जीक्यूट करके
मतलब एक एग्जीक्यूट होता है तो आगे अपने आप टर्मिनेट हो जाता है, यहां पे आगे अपने आप टर्मिनेट नहीं होता है, तो ब्रेक हमें लगा के टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया कि केस 2 है तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंटफ संडे के बाद क्या हो गया, मंडे, MONDAY। ठीक है, क्या कर दिया फिर हमने, ब्रेक कर दिया। वैसे ही केस 3 प्रिंटफ व्हाट, ट्यूसडे। ठीक है, फिर क्या कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया। अब आगे बढ़े, इस साइड आ जाते हैं। केस 3 के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली केस 4 क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंटर ट्यूसडे के बाद क्या होगा, यानी कि 4 दबाया किसी ने तो वेडनेसडे प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, फिर वैसे ही केस और ब्रेक करना पड़ेगा, याद रखिएगा ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका भी एक जवाब है, ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेक। वैसे ही केस 5 है, केस 5 मतलब थर्सडे, तो क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ थर्सडे, और क्या कर देंगे फिर, ब्रेक कर देंगे, है ना। वैसे ही क्या होगा, केस 6 प्रिंटफ थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे, है ना, और क्या कर देंगे, ब्रेक। तो हर बार ब्रेक क्यों देना होगा कि अगर वैल्यू 5 मिल गई तो थर्सडे प्रिंट करके आगे नहीं प्रिंट करो, वैल्यू 2 मिल गई तो मंडे प्रिंट करके आगे नहीं प्रिंट करो। ठीक है, अब उसी तरह से केस क्या हो गया, 7 लास्ट केस हमारा प्रिंटफ सैटरडे। ठीक है, सैटरडे, और क्या कर दो, यहां से ब्रेक कर दो। और एक होता है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों होता है कि जैसे आपने कहा यूजर से कि 1 से लेके 7 तक डालो, अब बहुत महान यूजर्स होते हैं, है ना, यूजर्स तो बहुत एक से एक इंटेलिजेंट यूजर्स होते हैं, उन्होंने डाल दिया 10, तो 10 के लिए क्या करोगे आप, दैट कम्स अंडर डिफॉल्ट। यानी कि जो केसेस आपने यहां स्पेसिफाई करे हैं उन केसेस के अलावा कोई वैल्यू आई हुई है, यूजर ने दी हुई है, तो वो डिफॉल्ट में आता है। और ये हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ फुलिश मानव। ठीक है, फुलिश मानव, आप जो है वो ढंग से एंट्री करो। ठीक है, और यहां पे भी लास्ट में हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और ये मेरा रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और ये प्रोसेस बंद। सो दिस इज द कोड, ये कोड है फॉर प्रिंटिंग 1 to 7, 1 to 7 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो उसके अकॉर्डिंग देने के लिए। सो क्या यही सेम प्रोग्राम हम इफ से नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। तो अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, आपको इफ दे देगा और बोलेगा कि इसको इक्विवेलेंट स्विच में चेंज कीजिए, यानी कि इस इफ के लिए स्विच का कौन सा कोड होगा। तो बिल्कुल वही चीज आपको याद रखना है, इसी तरीके से लिखना है आपको। बस एक याद रखना है कि लास्ट में जो एल्स लिखते थे उसके लिए कौन सा कीवर्ड होता है, डिफॉल्ट होता है। अगर इसी को हम लिखे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इफ i इक्वल टू 1 क्या प्रिंट कर दो, प्रिंटफ संडे, ऐसा ही था ना, प्रिंटफ संडे। ठीक है, एल्स इफ i इक्वल टू व्हाट 2, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंटफ मंडे। आई थिंक आप ये कर सकते हैं, है ना। तो यही आता है एग्जाम में क्वेश्चन, एल्स इफ i इक्वल टू व्हाट 3, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंटफ वेडनेसडे। और ऐसे ही लिखते लिखते लास्ट में सबसे एल्स में, ये वाला डिफॉल्ट में क्या लिखोगे, सबसे एल्स में जाके लिखो एल्स व्हाट, प्रिंटफ फुलिश मानव, सही सही इंटर दिया करो। ठीक है, तो ये मानो मतलब इंसान, मानो कोई नाम नहीं, नाम वाला मानो नहीं, है ना। तो ये है आपको, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बोलता है कि आपको चाहे तो इफ दे देगा, बोलेगा इस इफ के इक्विवेलेंट स्विच में कन्वर्जन करो, या ये स्विच दे देगा, बोलेगा इसकी इक्विवेलेंट इफ में कन्वर्जन करो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अब इसमें ब्रेक का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो अगर मैं ब्रेक नहीं दूंगा तो एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉल थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि फॉल थ्रू कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है कि गिरते चले जाना, गिरते चले गए, ऊपर से गिरते गिरते कहीं रुके ही नहीं, सीधे नीचे पहुंच गए। ठीक है, तो फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है कि अगर आपने स्विच केस स्टेटमेंट यूज किया है और आपने अगर ब्रेक नहीं दिया है तो क्या होता है, वही कहलाता है स्विच केस। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां ब्रेक नहीं दिया, ठीक है, ये प्रोग्राम पहले पूरा लिख लो, यहां ब्रेक के साथ लिख लिया। अब मैंने यहां ब्रेक नहीं दिया, मैंने यहां ब्रेक नहीं दिया, ठीक है, मैंने यहां ब्रेक नहीं दिया, ठीक है, मैंने कहीं ब्रेक नहीं दिया है, सपोज करो मैंने कहीं ब्रेक नहीं दिया है, तो क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है फॉल थ्रू। अब ध्यान से देखना क्या होगा अगर मैंने ब्रेक नहीं दिया है तो। मान लो आई में किसी ने दिया 2, आई की वैल्यू आप यूजर से पूछ रहे हो, आई ने दिया, आई में यूजर ने दिया 2,
तो केस 1 नहीं, गलत है। केस 2 हाँ जी सही है, मंडे प्रिंट कर देगा। मंडे प्रिंट करने के बाद चूंकि इसको ब्रेक नहीं मिला तो यहां पे ये ट्यूसडे भी प्रिंट कर देगा। मंडे भी प्रिंट कर दिया, ट्यूसडे भी प्रिंट कर दिया, आगे गया यहां पे ब्रेक नहीं मिला, वेडनेसडे भी प्रिंट कर दिया, आगे गया थर्सडे भी प्रिंट कर दिया, फ्राइडे भी प्रिंट कर दिया, सैटरडे भी प्रिंट कर दिया, फुलिस मानो भी प्रिंट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर ब्रेक नहीं मिलेगा तो एक बार, अब जैसे मान लो 3 आपने यहां पे 4 दे दिया, सपोज 4, तो केस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, हाँ 4 है, तो वेडनेसडे भी प्रिंट कर देगा, थर्सडे भी प्रिंट कर देगा, फ्राइडे भी प्रिंट कर देगा, सैटरडे भी प्रिंट कर देगा और फुलिस मानो भी प्रिंट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जब उसको वो वैल्यू ट्रू मिल जाएगी, उसके नीचे सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। अब एक और कॉन्सेप्ट, यहां पर मान लो किसने 2 दिया, तो केस 1 नहीं, 2 हाँ, मंडे प्रिंट कर देगा, ब्रेक मिला नहीं, ट्यूसडे प्रिंट कर देगा, ब्रेक मिला नहीं, वेडनेसडे प्रिंट कर देगा, ब्रेक मिला नहीं, थर्सडे प्रिंट कर देगा। अगर यहां ब्रेक हो तो यहां पे रुक जाएगा। इसका मतलब जहां कहीं पे उससे अगला ब्रेक मिलेगा वो वहां रुकेगा, और अगर अगला ब्रेक नहीं मिला तो वो रुकेगा ही नहीं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल थ्रू इन स्विच स्टेटमेंट, राइट। इसी को आप अपने भाषा में लिख देना डेफिनेशन, और प्रोग्राम जरूर बनाया करना, बिना प्रोग्राम के गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सारा का सारा सिलेक्शन कंट्रोल। इसमें हमने कंट्रोल स्टेटमेंट भी जान लिया, उसके अंदर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ भी पढ़ लिया, स्विच भी पढ़ लिया। चलिए इन सारे प्रोग्राम्स को मैं आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं, राइट। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स कर लिए हैं और उन सारे प्रोग्राम्स को मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पे रन करके दिखाने वाला हूँ। जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए उन सारे प्रोग्राम्स को, और जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कोड ब्लॉक्स की आईडी। आप कोई सी भी दूसरी आईडी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला प्रोग्राम हमारा है वो है इवन ऑड को चेक करने के लिए, यानी ये प्रोग्राम चेक करेगा कि वेदर अ गिवन नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं देता हूँ 2, जैसे एंटर करूंगा इसने दिया इवन नंबर, और एक बार और रन करके मैं आपको ऑड के लिए भी दिखा देता हूँ कि फिर से रन किया और दिया 3, इट इज गिविंग मी ऑड नंबर। सो इफ का ये पहला प्रोग्राम है। वैसे ही पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 उसके लिए ये प्रोग्राम है। चलिए प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं फिर से इसको सिर्फ रन कर देता हूँ। मैं देता हूँ 5, देखिए इसने क्या दिया, इसने दिया मुझे पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं अगर सपोज की इनपुट में देता हूँ -9, इट इज गिविंग मी नेगेटिव नंबर। और अगर मैं फिर से इसको रन करके क्या देता हूँ, 0 देता हूँ, तो इट विल गिव मी व्हाट, 0। सो दैट मीन्स ये भी प्रोग्राम हमारा परफेक्टली ऑलराइट है। नेक्स्ट प्रोग्राम है मैक्स मिन बिटवीन 2 नंबर्स। तो ये वो प्रोग्राम में लिखा हुआ है मैक्स मिन बिटवीन 2 नंबर्स, और इक्वल है तो इक्वल भी बताएगा। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। क्लिक करते हैं इस पर, पहला नंबर इसने पूछा 5 दिया मैंने, दूसरा नंबर पूछा इसने 6 दिया, और यहाँ पे देखिए क्या दिखाता है, मैक्स इक्वल टू व्हाट, 6। इवन अगर आप चाहें तो अगर आप जब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर को जब देंगे, मैं इक्वल नंबर देता हूँ 5 और 5, तो ये भी शो करेगा कि दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल है, राइट। तो ये प्रोग्राम भी हमारा सही से काम कर रहा है। नेक्स्ट है मैक्स मीन बिटवीन 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में मैक्स मीन कौन सा है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पे 3 नंबर देंगे, सपोज ये पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 6 और तीसरा नंबर है 7। एंटर करते ही मैक्स इक्वल टू 7 दे रहा, मतलब ये प्रोग्राम भी हमारा जो 3 नंबर को चेक करता है वेदर मैक्स कौन सा है इन 3 नंबर्स में, वो भी हमारा सही है। नेक्स्ट डिस्काउंट वाला, कि डिस्काउंट कितना देना है आपको डिपेंडिंग अपॉन की परचेजिंग अमाउंट कितना है। तो 1 लाख से ज्यादा की परचेजिंग पे या 1 लाख के बराबर की परचेजिंग पे 25% है, 50,000 से ज्यादा या 50,000 के बराबर पे 15% है, 25,000 से ज्यादा या 25,000 के बराबर पे 10% है, अदरवाइज 5% है। और ये है उसका कोड, ठीक है। दिस इज द कोड फॉर दिस प्रोग्राम। तो अब इसको रन करेंगे अगर, तो चलिए अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए ही देता हूँ, ठीक है, तो एंटर करते ही क्या दिखाया कि भैया आपकी प्रोसेसिंग अमाउंट 1 लाख रुपए है, डिस्काउंट जो है वो 25,000 मिल रहा है क्योंकि 25% डिस्काउंट है, और इसलिए आपका नेट पेबल कितना हो जाएगा, 75,000। और ये डेसिमल्स में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो वेरिएबल्स हमने माने हैं वो किसमें माने हैं, फ्लोट में माने हैं, क्योंकि डिस्काउंट फ्लोट में आ सकता था, इसीलिए सारे के सारे वेरिएबल्स को मैंने फ्लोट में ही डाल दिया है। नेक्स्ट है टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, ग्रेड निकालना, ठीक है। ये टोटल परसेंटेज में 5 मार्क्स मांगे हैं, टोटल भी निकाला है और परसेंटेज भी निकाला है। तो ये रहा मेरा टोटल मार्क्स निकालने के लिए, फिर परसेंटेज निकालने के लिए, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ग्रेडिंग भी निकालने के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, नीचे कोड लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट कोड भी मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए इसे रन करते हैं। रन करने के लिए इस पर रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछेगा, सपोज कीजिए 80, 90, 70, 85 और 95। एंटर करते हैं, देखिए टोटल मार्क्स आपको ऐड ऑन करके 420 दे दिया। आप देख लीजिएगा वो ऐड करके उतना ही आना है इसको। परसेंटेज में टोटल कितना आया, 84% आया, और चूंकि 80% से ऊपर है इसलिए इसकी ग्रेडिंग कितनी आई, ग्रेड ए आया। तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली
नेक्स्ट कोड पे चलते हैं, दैट इज व्हाट स्विच पे चलते हैं। स्विच में भी क्या था कि स्विच में क्या है कि आपको 1 to 6 मतलब चूंकि इफ का प्रोग्राम किया था तो इफ के प्रोग्राम को इफ के प्रोग्राम को स्विच में कन्वर्ट करने का भी आता है, या फिर स्विच दे देगा बोलेगा इफ में कन्वर्ट कीजिए। तो स्विच बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है संडे मंडे वाला जो मैंने आपको समझाया था। यानी स्विच में CH को पास किया, 1 2 3 4 के हिसाब से केस रीड होगा और जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म होगा। तो चलिए इसको भी हम रन करते हैं। रन करते ही सपोज कीजिए हम कहते हैं 1, तो ऑब्वियसली 1 जो है वो किसके लिए होता है, संडे के लिए होता है, इसलिए संडे दिया और क्या कर दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ हमने क्या लगा रखा है, ब्रेक लगा रखा है हर केस के बाद। वैसे ही आप रन करेंगे, दूसरा कोई भी वैल्यू आप देंगे, सपोज कि मैं देता हूँ 5, तो 5 के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी थर्सडे। और एक अगर जो जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सब 1 2 3 4 5 6 7 तक के लिए दिया हुआ है, और डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप जो है वो कोई ऐसा नंबर दीजिए जिसके लिए आपने कोई केस लिखा ही नहीं है, तो दैट इज व्हाट रॉन्ग choice. So that means this program is also working well. So all the programs that we did for either if statement का यूज करके और जो है वो switch statement का यूज करके वो सही से काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।